मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में डॉक्टर अक्षिता सिंह उपस्थित हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं और करंट अफेयर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट भी हैं। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो आइए आपसे कुछ बातें करेंगे और ख़ास आप ग्लोबल समिट ब्रह्मा कुमारी का जो हो रहा है उसको आपने पूरा अटेंड किया और आप उसी के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसमें भी हम लोग जो है ख़ास करके बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे कि अब हम लोग फाइनेंस या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके बारे में सोचने की बात करते हैं। एक चिंता का जो है चिंतन करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अक्षिता जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। यहाँ आके तो और भी ज़्यादा मुझे लगता अच्छे है हो गए। सही बात है, बिल्कुल आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और एक नए कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, आप ऐसा लग रहा है कि बस अभी योद्धा तैयार है। जी 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 सब जी, जंग पे जाने की तैयारी है कि अपने वर्क प्लेस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि आप तैयार हैं। आप यानी हम लोग अपने जीवन में भी हमें हमेशा जो है थोड़ी सी पूर्व तैयारी अगर हम लोग कर लेते हैं तो कहीं भी कोई भी वर्कआउट करने में आपको आसानी लगता है। पूर्व तैयारी में अगर हमारी लैकिंग्स है तो वो फिर कार्य में भी दिखता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर आपने सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा कर ली है और आपका फोकस भी क्लियर है कि मुझे क्या करना है। तो मैं चाहूँगा कि ग्लोबल समिट में जो बातें हुई हैं तो उसकी थोड़ी सी अनुभूति हमारे सभी श्रोताओं को ज़रूर कराइए। क्या क्या आपने देखा, क्या क्या सुना और इस पूरे आयोजन से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा? ग्लोबल समिट जो शांतिवन में हुई है, जी जी, में जो हुई है, यदि मैं अपने लेवल पे बात करूं कि मैंने क्या देखा तो शुरुआत जैसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने की जी जी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें इकोनॉमिक चेंज और सोसाइटी चेंज के लिए भी की, स्वच्छता के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उन्होंने की। और उसके बाद जैसे सोलर एनर्जी को लेकर जो उन्होंने बात की तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ग्लोबली यदि हम देखें तो सोलर एनर्जी की जो चर्चा है वो सब जगह है और भारत इसमें बहुत अच्छा कर सकता है। राजस्थान की भूमिका की बात करूं तो जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता कहते हैं कि 142 गीगाबाइट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अभी तो केवल 5000 मेगावाट के आसपास ही हम उत्पादन कर पा रहे हैं। जी जी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बात की, क्योंकि बिना विद्युत के ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बिना विद्युत के आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है आज के ज़माने में। यदि हम बात करें, हमें पानी चाहिए तो मोटर चलाने के लिए विद्युत चाहिए, हमें अपना फ़ोन रिचार्ज करना है जो आज हमारा मोबाइल, अपना हमारा बैंक सब कुछ है, मतलब हमारा अलार्म भी है, हमारी घड़ी भी है, उसके लिए भी हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही और जो सोलर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं उनका भी स्पीच हमने सुना। जी जी जी, तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल समिट के दौरान हमने देखी, ग्लोबल समिट में जो हुई हैं वो बहुत ही सराहनीय है। जी जी, और मेरा अनुभव इस बारे में ये है कि इस तरीके की समिट जो यहाँ पर कराई गई है वो पहल है ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से, और वो ये पहल और भी जो सोसाइटी काम कर रहे हैं, मतलब और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, उनको ज़रूर से जुड़ना चाहिए। और हालांकि इतने बड़े लेवल पे ये आयोजन हुआ है,
यदि आप इससे जुड़ नहीं पाए तो ये आपकी हानि है, एक तरीके से लॉस है ये आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हमने देखे, चाहे वो महामहिम जी आई और मंत्री आए, एक्टर्स आए, कल्चर प्रोग्राम के दौरान इंडियन आइडल्स के जो बिल्कुल। रनर अप थे उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। जो बीके बहनें थी, सिस्टर शिवानी, सूरज दीदी, उन्होंने अपनी विचार रखे। हाँ, बीके के अपने विचार रखे। तो साइंस को यदि आप आध्यात्मिकता के साथ मिलाकर डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो ये संस्था कर रही है, वो मैंने यहाँ पर पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, सकारात्मक प्रभाव जो है इसका सोसाइटी पर देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी जी। डॉक्टर अक्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, और ख़ास ग्लोबल समिट के अपने विचार जो है आपने व्यक्त किया कि किस तरह का आयोजन था और कैसे सोसाइटी पर इसका असर होगा, ये आपने बताया। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग आपके प्रोफेशन के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, कि आप क्या करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। मैं डॉक्टर अक्षिता हूँ और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जी जी। वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स जी की चर्चा करती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ और पढ़ती भी हूँ। उसकी सेवक हूँ एक तरीके से। जी जी। और इसके साथ साथ कुछ जो समाज सेवा के कार्य हैं उनसे भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हमने करीबन 1600-1700 बच्चों को गोद लेके हम उनको पढ़ाते हैं। क्या बात है। तो ये भी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने जो राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अंतर्गत 2018 में मेरी 1298 रैंक रही थी। और परंतु अभी मैं सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सेवा का काम वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसके साथ अभी जुड़ी हुई हूँ। चलिए डॉक्टर अक्षिता जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने प्रोफेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में या इंडियन अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उसको देख के आपको क्या लगता है, कैसे हमारा जो है भारत ग्रो कर रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में बहुत ही अच्छी स्थिति पे अभी है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी कि कोरोना आया, कोरोना का प्रभाव बाकी जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें देखा गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखा गया। भारत शायद इकलौती ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिस पर कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन भी भारत में नहीं देखने को मिला अन्य देशों की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में भारत में जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट भी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत है, इसी तरीके से भारत के निवेश की बात करो तो भारत में निवेश, आप देखो कि कोरोना के बाद, कोरोना से पहले जो निवेश चाइना में जाता था वो निवेश अब भारत में आ रहा है। चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप जापान की बात कर लीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में US की बात कर लीजिए, आप रशिया की बात कर लीजिए, आप सिंगापुर की बात कर लीजिए, सब जगह से जो निवेश है वो लोग इंडिया में आ रहा है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो स्थिति है वो भारत की बहुत अच्छी है वर्तमान में। यदि 2020 का हम डेटा देखते हैं तो 63वें स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत। तो भारत की ऐसी स्थिति, मतलब व्यापार करने के लिए बहुत सुगमता जो है भारत पेश कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन प्रणाली, कानून की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी सुविधाजनक अब हो गई हैं। प्लस ये लगता है जो अन्य कंट्रीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि यदि इंडिया में वो निवेश करेंगे तो कोरोना जैसी त्रासदी भी आ जाएगी तो उनके निवेश पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के साथ साथ उस प्रोडक्शन के लिए जो मार्केट की आवश्यकता है वो भी उनको भारत में मिल जाएगा। क्योंकि भारत में एक तो स्किल लेबर बहुत अच्छी है। आप देखिए कि आप विश्व की किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, आप गूगल को देख लीजिए, आप और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, डॉक्टर्स को देख लीजिए, इंजीनियर्स को देख लीजिए, सारा जो ब्रेन है ना वो इंडिया का है। आप अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की डॉक्टर्स की टीम देखेंगे तो मैक्सिमम आपको इंडियंस मिलेंगे। आप इंजीनियर्स देखेंगे, अभी तो इनफैक्ट आप ब्रिटेन के PM के बारे में बात करेंगे तो वो भी भारतवंशी ही कहलाते हैं। बिल्कुल। तो भारतीय ब्रेन बहुत अच्छा है। कार्यबल, मतलब जिसे वर्किंग लेबर फोर्स की बात करते हैं, इंडिया में बहुत कुशल है।
व्यापार की स्थितियां बहुत सुगम हैं, बहुत अच्छी हैं। भारत की जो इकोनॉमी है, जिसकी हम कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो इंडिया की हो जाएगी आने वाले कुछ ही समय में। इसके साथ साथ विकसित भारत की बात कर रहे हैं हम, कि विकसित भारत का एक नारा लेके चल रहे हैं कि अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जो है बनने जा रहे हैं। तो भारत में मुझे लगता है कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बेटर हो रही है, लगातार होती जाएगी, क्योंकि उसका एकमात्र रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी हुई है। क्योंकि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई मतलब आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि फ्रांस को छोड़कर अभी जो भारत की इकोनॉमी है वो 5th नंबर पर आ गई है। जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि हम बात करते हैं तो इट्स मतलब वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एट ऑल। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अक्षिता जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि जैसे हम सभी लोग संगीत के साथ जुड़े रहते हैं, तो संगीत गीत वगैरह आप अगर पसंद करते हैं तो किस तरह का संगीत सुनना पसंद करते हैं, और उसमें से एक आध गीत जो आपको याद हो तो उसकी लाइनें ज़रूर बताइए कि वो गीत क्यों आपको मोटिवेट करते हैं या प्रेरणा देता है। ये आपने बहुत ही टचिंग क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मतलब इतनी भागदौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी में, जहाँ आपको अपने घर से अपने वर्किंग प्लेस तक जाने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है। बिल्कुल। उस 1 घंटे में आप कितना चिंतन मनन करोगे। तो आप म्यूज़िक ही ज़्यादा सुनते हो। और मेरे साथ विशेषता ये है कि मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं पहले ब्लूटूथ लगाती हूँ और कनेक्ट करती हूँ उसको, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि कोई फ़ोन आ जाए तो आप उसको, हालांकि गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त आपको फ़ोन नहीं अटेंड करना चाहिए, बट ब्लूटूथ हमें वो सुविधा देता है कि चलो हम कुछ ज़रूरी कॉल्स हैंड फ्री होके कर सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी कॉल्स हम उठा सकते हैं। बट वो म्यूज़िक मेरा दूसरा या तीसरा, मान लो दूसरा प्यार है जी। बेहद पसंद है मुझे। मैं पर डे शायद जब मैं काम पर जाती हूँ तो पर डे की यदि मैं बात करूँ 1 घंटे तो लगभग मैं म्यूज़िक सुनती हूँ डेली। अरे वाह। हाँ, बिल्कुल। और आपने वो जो लाइन कही कि मुझे सबसे अच्छी पंक्तियाँ कौन सी लगती हैं, जी। देखिए बचपन से हमारा जो स्कूल था वहाँ पर ये होता था कि सुबह प्रेयर होती थी और शाम को छुट्टी वाला जो पीरियड होता था उसके एक पीरियड पहले, बिफोर 1 पीरियड कुछ कोरस गान होता था। उसके बाद फिर हमें स्पोर्ट्स में ले जाके और तब हमारी छुट्टी करते थे स्कूल की। तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोरस होते थे। तो मेरा जो फेवरेट उसमें से एक कोरस है जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, बिल्कुल, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए, राम की इस धरती, गौतम की इस भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए, नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। आई गेस कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है जी, बट ठीक है, गाना अच्छा था तो थोड़ा उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अक्षिता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे उस बात को जो है ये उजागर भी करता है ये गीत, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई बातें करेंगे और हिंदुस्तान को जो है हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा भाव आपने प्रकट किया है और आपका प्यारा भी गीत है। तो आइए सुनते हैं, इसी गीत का आनंद उठाते हैं। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। डॉक्टर अक्षिता जी हमारे साथ हैं और गाना भी आपने बहुत ही प्यारा सा सुना, छोड़ो कल की बातें। तो ये गीत आप सभी के दिल को भी झकझोर देता होगा और खुशी भी प्रदान करता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें मैसेज के साथ साथ खुशी प्रदान करने वाला गीत आपने अभी सुना। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही रोज़ एक बार सुनिए ऐसे गीत जो आपको मोटिवेशन देगा। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ फिर से मैं डॉक्टर अक्षिता जी से जोड़ना चाहूँगा। आज के समय में जैसे कि हमारे सोसाइटीज़ हैं, आदिवासी बेल्ट भी है सिरोही के आसपास में, गांव में रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गांव की ज़िंदगी कैसी है, उसमें क्या हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। कभी आपने मंथन किया है, सोचा है तो बताइए। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, गांव का प्रदेश है। जी जी। और विशेषतः राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान की मतलब केवल 24% आबादी, अगर 2011 की जनगणना की बात करूं, केवल 24% आबादी ही शहरों में बसती है। बाकी की जो सारी गांव में सारी 76% जो आबादी है वो अभी भी गांव में राजस्थान में निवास करती है। तो मैंने गांव को बहुत करीब से देखा है और हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनकी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, जिनकी पेरेंट्स की आंखों में बहुत सारी चमक होती है, अपने बच्चे को वो देखना चाहते हैं वो सपना पूरा करते हुए, बट कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं होती। तो ना उनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है, क्योंकि वो गांव में इतनी अभी संचार सुविधाएं और विद्युत की सुविधाएं इतनी अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वो अपने गांव के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर कुछ बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है और बच्चियों को लेकर, विशेषतः छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनको लेकर एजुकेशन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को जो मुख्यतः गांव से बिलोंग करते हैं और ऐसे बच्चे जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जो आधारभूत ढांचा है जैसे कि सड़क, बिजली, पानी और कहूँ तो अच्छे पोषण युक्त भोजन तो है बट पोषण युक्त भोजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसे बच्चों को हम अपनी संस्था में निशुल्क या स्कॉलरशिप बेस्ड पर उनको एजुकेशन उपलब्ध करवाते हैं। इसी के साथ साथ अभी हमने एक इनिशिएटिव और लिया है कि हम जो आपने सिरोही 12 में जो कुछ ट्राइबल बेल्ट हैं, है ना, वहाँ पर हम कुछ सेमिनार इत्यादि बच्चों की करवाएं और बच्चों को मतलब एजुकेशन से जोड़ें। और विशेषतः कहते हैं कि घर में यदि एक बच्चा भी सरकारी नौकरी में आ जाता है तो पूरे घर को उससे मोटिवेशन मिलती है। तो एक जैसे हमने सिरोही में अभी लास्ट ईयर 2023 में हमने सेमिनार कराई थी, तो ये हमारा एक, चूँकि अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वैकेंसी भी आई हुई है और अगले साल 2 फरवरी 2025 को ये परीक्षा भी होने जा रही है,
तो अभी हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम भी है, तो हम आपने बहुत अच्छा मतलब आपने अब मुझे याद दिलाया कि हमें पुणे वहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप हम कोशिश करेंगे कि दें जो मेधावी छात्र हैं, छात्राओं को विशेषतः उनको यदि हम हॉस्टल प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको मेस भत्ता दे सकते हैं, तो उससे भी उनको हम जोड़ेंगे। क्योंकि गांव की स्थिति से मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूँ, मैं बहुत करीब से जो है गांव की स्थिति को मैंने देखा है, जैसे मैंने बताया। तो उस सपने को बच्चों के जो सपने जो बच्चे आंखों में लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स जो सपने लेके आते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए कृतज्ञ मतलब खुद को कर्तव्य निष्ठा के साथ मुझे लगता है बिल्कुल हमें जो है फिर से अपने ही लोगों को अपना जो हमने उनसे लिया है, हमने जो पाया है, वो कुछ हिस्सा जो है उनके साथ शेयरिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, बैक टू सोसाइटी हम दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया जैसे है। भी जी अभी हम सेशन में अभी हमने ग्लोबल समिट का जो सेशन हुआ था, उसमें बड़ी खूबसूरत बात कही गई थी कि हमारे अंदर ना लेने का भाव होता है बहुत ज़्यादा, तो ये देने का भाव कब आएगा? तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है, तो कृतज्ञता आपको व्यक्त करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इसमें भी आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। सही बात चलिए डॉक्टर अक्षिता जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और किस तरह से हम गांव का फिर से विकास कर सकते हैं। विकास इन द सेंस गांव की थोड़ी सी खाली अपन लोग अगर बैक टू सोसाइटी, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हाई सोसाइटी में अभी रह रहे हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करें समझदारी से, तो चीज़ें संभल हो जाएगी और गांव का जीवन भी बेहतर हो जाएगा। उनको लगने वाली जो चीज़ें हैं वो अगर उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे कपड़ों की बात आती है या उनको खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, उनके पास तो वो नीड है ही है, लेकिन कुछ सुविधाजनक चीज़ें अगर उनके पास पानी की उपलब्धता सही हो पीने का, ताकि वो बीमार नहीं पड़े, और जो चीज़ें हमारी खाने पीने की चीज़ें जो है उनको प्रॉपरली मिल जाए, तो कपड़े मिल जाए तो कहानी ख़त्म हो जाती है बेहतर हमारी तरह ही उनका जीवन बन जाता है। मैंने देखा कि यहाँ पर हम लोग स्कूलों में वगैरह जाते हैं, बच्चों से रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन करने की कोशिश करते हैं, रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों से मिलना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी गांव हैं जो स्कूल जाते ही नहीं बच्चे क्योंकि वो पहाड़ी में रहते हैं और पहाड़ी के दूर में जो है 5 किलोमीटर के बाद स्कूल आएगा, तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और फिर जो आने में उनको टाइम लग जाता है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो बाई बस चले गए, रिक्शा करके चले गए, तो पहाड़ी में ही वो लोग रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो उनका जीवन हम लोग ऐसे सही मायने में देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा भी है एक तरह से, लेकिन दूसरी तरफ से कि बच्चे हैं तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनका जीवन जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, और या तो फिर वो सीजनेबल फल जो है वो तोड़ के हाईवे पे बेचते हैं और वहीं से उनको कैश अमाउंट मिल जाता है। तो धूप में खड़े हो जाते हैं, कुछ भी जो भी फल जंगल में निकलता है उसको वो बेचने के लिए हाईवे पे खड़े रहते हैं। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो वो चीज़ें बड़ी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा अगर इनको कहाँ हेल्प करना चाहिए। तो फिर हमारे यहाँ एक मित्र हैं हमारे राजेंद्र जी, वो वहाँ जाके उन लोगों को समझा जाना, और उनके यहाँ ही उनका जो बकरी चलाने का छत डाला हुआ था, छपरा ऐसे बोलते पत्तों का, तो उसी में उन्होंने बोला आप गाय बकरी वगैरह को तुम साइड में बांध के रखो आधा 4 घंटे के लिए, तब तक यहाँ एक शिक्षक आएगा और आपके सारे बच्चों को पढ़ाएगा रोज़। अरे बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से उन्होंने उनके ही गाँव में बच्चों को बुला के इकट्ठा करके और शुरू किया। पिछले 3 साल से अच्छा काम हो रहा है, और हमको शिक्षक दिवस पर सितंबर 5 तारीख को बुलाया था, तो हमने देखा वो छपरे के साथ में फिर मैदान तो पूरा है, तो वहाँ उनके माता पिता, बच्चे, अभिभावक जो है बच्चों को उठा कर वहाँ पर बैठे हुए थे, और यहाँ सिरोही पिंडवाड़ा से कुछ सीनियर सिटीज़न और टीचर्स हम लोग गए थे। तो उनके सामने बच्चों ने कुछ प्रेजेंटेशन भी दिया और फिर सभी ने अपनी अपनी बातें बताएं। तो एक उल्लास रहा, और लोग जो है उनको पता ही नहीं कि ये सा भी कुछ चीज़ें होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं और हमारे बच्चे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखकर उनकी आंखों में जो है प्रेम था, और हमें खुशी हुई कि भाई
थोड़ा सा उनको हेल्प करने की जरूरत, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे गाँव अभी उधर कैसे डेवलपमेंट होगा, ना बिजली कहाँ है, नहीं ये क्या है, हम लोग अपनी सुविधा वहाँ देखते हैं। बिल्कुल। आपको अपनी सुविधा ना देखकर उनकी क्या हेल्प थोड़ा सा कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर हम लोग कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हम लोग भी वहाँ पर वैसे ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम वहाँ जाके सोसाइटी, अपनी सोसाइटी अगर लेके जाएंगे तो वहाँ रह नहीं सकते आप, लेकिन उनकी तरह आप रह सकते हैं। तो उससे भी पता चलेगा कि आपको क्या ज़रूरत है। मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ कपड़ों की उनकी जो है वो धुलाई या फिर वो सफाई की बात होती है, वो थोड़ी सी अगर हो जाए तो बिल्कुल उनका जीवन हमारे से भी बेहतर है नेचर के साथ में। बिल्कुल तो आपने वो चीज़ हमको दिल को देखने छू को लेने वाली मिला। बात जो जी, है वो जी। कह दी, और मुझे बहुत सुनकर बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ है। जी, बहुत जी। मोटिवेट मैं हुई हूँ। जी, और जी। हमारे सिविल सर्विसेज में भी क्या होता है कि जनरली जो आपने कहा दाता का भाव, जी, जी, जी। देखिए जितनी भी मतलब जॉब होती हैं, नौकरियां होती हैं, बेसिकली उनका एक ही मोटो होता है कि कितनी सैलरी मिलेगी, पैसा और क्या क्या चीज़ें, हाँ, सुविधाएं क्या सुविधाएं क्या रहेंगी, वो है कि कंफर्ट कितना है कंफर्ट जो हमको ना उसमें, देखते हैं। है ना, हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा या हमारा जो स्टेटस क्या होगा, ये रहता है। लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसी सेवा है जो आपने दाता का भाव देती है कि आप सोसाइटी को कितना सर्व कर सकते हो। एक एसडीएम बनकर आप सोसाइटी को क्या सर्व कर सकते हो, आप कलेक्टर बनकर सोसाइटी को क्या सर्व कर सकते हो, या विभिन्न विभागों में जब आप सचिव के रूप में रहेंगे, चाहे आप चिकित्सा में रहें, आप क्या पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं या जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये जो चरित्रार्थ बातें होती हैं, मतलब ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा कि यहाँ सच में, और आपने जो बात कही जी, सच में वो दाता का भाव जो है वो फील कराती हैं, और बिल्कुल एकदम धरातलीय स्तर पर जो है वो चीज़ें हो सकती। लोग क्या सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो अरे उनका सोचेंगे तो इतने सारे लोगों का क्या करेंगे, और कुछ नहीं करना है भाई। उधर जाके आपको खाली रहना है, उस फील करना है कि कौन सी कमी मुझे आपको लग रहा है, वो उनको सुविधाजनक करके देने की बात होती है। मुझे लगता है लोग ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, तो इस वजह से सारी जो है दिक्कतें आ जाती हैं। मतलब लोग जैसे घर में रहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी समिट में आए हैं तो हम उसी तरीके से यहाँ पर भी रह लें, मन चाहे जब उठ जाएंगे अपना एक ही रूटीन, बट ये नहीं होता है। मुझे लगता है उस कंफर्ट जोन से जब आप थोड़ा सा बाहर आके आपको रियलिटी क्या है, नेचर क्या है, और हमारी एक्चुअली हम अपनी पहचान को जो भूल गए उस पहचान को फिर से याद करने की ज़रूरत है। मैं ओरिजिनली कौन हूँ, शाश्वत क्या है। जो शरीर आपको मिला है उसको तुम 4 बार खिला रहे हो, है ना, सुबह दोपहर शाम, उसकी पूरी रख रखाव कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हो, नहला रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन गारंटी क्या है मेरे भाई? इतना करने के बाद उसका नो गारंटी, प्लस 100 साल से ज़्यादा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। नहीं, 100 साल भी 100 साल भी बहुत ज़्यादा है, ना, एवरेज 100 ईयर्स के बाद उसके कोई काम का नहीं है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसको जो उसके अंदर जो चेतना है, एक बिंदी है, एक एनर्जी है जो इस पूरे शरीर को 100 साल तक मेंटेन करता है। वो जो भी आप खिला रहे हो उसको एडजस्ट करने में वो अपना टाइम देता है ना। सारी बॉडी जो है वो आत्मा की वजह से वो सारी चीज़ें, आप ज़्यादा खा रहे हो तो भी आपको संभाल रहा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो भी बचा रहा है, आपका हार्ट अटैक आ रहा है तो भी मरने से बचाने का काम भी वो अंदर से कर रहा है, आपकी सेवा में लगा हुआ है। और फिर भी उसका हम लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं, और आपका शरीर छूटने के बाद भी दूसरा शरीर आपको देने का काम भी तो वही कर रहा है ना। बिल्कुल। और वो शाश्वत है, वो एनर्जी शाश्वत है, और उसकी तरफ तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं, ना ही उसके बारे में सोच रहे हो। शायद इसीलिए लोगों में लेने का भाव ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि देने वाले का जो है उसका पूरा कबाड़ी कर दो तुम। पर सब लोग, मुझे लगता है कि सब लोग अगर लेने का भाव रखेंगे तो फिर देगा कौन भाई? तो इसीलिए मनुष्य जीवन दुखी है ना। मनुष्य में सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सुखी नहीं है ना। आप एम्पाला कार में घूम रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको आंसू नहीं आ रहे, आपके पास दुख नहीं है। बिल्कुल। कई बार मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा शरीर, बहुत खूबसूरत शरीर, हष्ट-पुष्ट शरीर, क्या एक चीज़ है कि जो उसके पास नहीं है, और कहते हैं कि वो बिल्कुल लेट गया है, अब उसे अग्नि दे दो। कुछ तो उसके अंदर, कुछ तो उस शरीर को चलाने वाला होता ही है। तो उस जो आइडेंटिटी है उसको अगर समझ लेंगे ना,
उस समझ से ही आपका जीवन का दर्शन हो जाता है। फिर आपके लिए कंफर्ट हो ना हो, समानता आती है, सुख दुख समान हो जाता है, आपको बैलेंस करना आ जाता है। जो हमारी भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी सबसे ऊंचे इसलिए है क्योंकि वो सुख में और दुख में समान अंतर में रह सकता है, क्योंकि वो चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उसका मरने का भी डर नहीं है और जन्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्म हुआ तो भी खुशी है, मौत में भी खुशी है, क्योंकि इसीलिए तो इतने सारे लोग जो बलिदान दिए हैं, उन्होंने उस आत्मा को समझ के बलिदान दिया। उन्होंने शरीर ख़त्म होगा लेकिन मैं तो जीवित हूँ ना। पुनर्जन्म में पूरा 101% उनका विश्वास था, इसलिए वो बलिदान के लिए, कोई मौत उनके लिए खिलौना था। बिल्कुल। तब तो वो लोग जो है चैलेंज कर पाए, तभी वो इतनी सारी चीज़ें इतने कर पाए। बड़े देश। तो वो आत्मा का जो चेतना अगर आपके अंदर जागृत हो जाए तो मृत्यु का डर नहीं रहता है। अगर आपकी आत्मा की जागृति नहीं हुआ तो डर कभी भी आपसे निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल। फिर वो डर है तो फिर सब कुछ है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष लेने की भावना चलेगी। डर है तो मुझे लगता है ये जो जर्नी है जो भी आपने बताई कि पुनर्जन्म की आपने कुछ बात की कि ये इस जन्म से लेकर जो हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे वो जर्नी भी बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत शांति में हो जाएगी। अगर इसको आप समझ डर नहीं रहेगा तो शांति में, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हम बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए हम अशांत हैं। हमें हर चीज़ से डर लगता है कि आज मेरा नाम खराब नहीं हो जाए, आज पैसा ना चला जाए। हर सेकंड में आपको डर लगा हुआ है। हाँ। और जो डर गया सो मर गया, वो आपका जीवन जीना नहीं है, एक्चुअली मरना ही है आपका। बिल्कुल, इसीलिए हमारे पास पीस नहीं है ना। पीस नहीं है। हम ये समझ लीजिए अगर हमारे पास कहीं हम 10 मिनट भी फ्री बैठे हैं ना तो वी यूज आवर मोबाइल। बिल्कुल, हम डर जाते हैं कि उस समय हम क्या करें, हमारे पास कोई बात करने को नहीं है, बहुत लोनली फील होने लगता है, अपने अकेलेपन से हम डरते हैं, तो हम फटाफट से अपना मोबाइल उठा के उस पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाएगी जो आपने बताई कि इस जन्म से लेकर जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें मेरे साथ जो आत्मा चलेगी उसको समझना, उसका अनुभव अब करने से वो कैरी फॉरवर्ड होगा। पर एक्चुअली मैंने, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं मतलब मेरा एक क्वेश्चन ये यहाँ पर हो सकता है कि ये जो भी आपने आत्मा की बात कही और ये जो सारी जर्नी की बात कही, पुनर्जन्म की बात कही, कुछ लोगों को मतलब जैसे हम, मेरे साथ वाले भी बहुत सारे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगले जन्म का किसको क्या भरोसा है, जो भी करना है इसी जन्म में कर लो। हाँ, वो तो सही है, अगले जन्म का भरोसा नहीं है, लेकिन इस जन्म में आप डर के जी रहे हो तो ये थोड़ी जीना है आपका। हाँ। इस जन्म में आप डर के जी रहे हो तो वो जीना नहीं है ना, वो टेम्पररी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले हो जाएंगे तो कैसे जीते हैं आप? तो वो तो वहाँ पर मुश्किल है ना आपको। तो वो मुश्किल भी हल है, हर समस्या का एक ही समाधान है, वो है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन से होगा आत्मा का परिवर्तन और आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ना, साइंस में एनर्जी का सुंदर डेफिनेशन ये है कि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। बिल्कुल, आत्मा ना बनाया गया है ना उसका विनाश होगा, इसलिए शास्त्रों में उस चेतना को, उस एनर्जी को कहा गया है अजर अमर अविनाशी। तो उसकी जब पहचान हो जाती है तो उसके फॉर्म सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अंग्रेजी में कहा गया है, वो फिजिकल के लिए, लेकिन अब जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उसके लिए सतो, रजो एंड तमो अवस्था कहा गया है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस होगा और गैस से सीधा आपको वापस सॉलिड स्टेज पे ही पहुंचना है। तो सतो, रजो एंड तमो जब स्टेज पे आता है तो अब हमारी आत्मा भूलने के कारण तमो अवस्था में आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, तमो के बाद सीधा आप सतो में आएंगे। तो सतो अवस्था जो है वो बहुत ही बड़ा सॉलिड है, बट आएंगे तो उसके लिए आपको प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, खुद को याद करके खुद की एनर्जी के साथ जुड़ना है। चिंतन, आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन। तो आत्मा का चिंतन आते ही तमो अवस्था आपकी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी, आप सतो में पहुंचेंगे। बिल्कुल, मतलब ये जो
नेगेटिविटी हमारे साथ हमेशा बनी इसको रहती तमो है। कहा गया है। इसको तमो तो कहा जैसे आप, क्योंकि आत्मा में तमो आया है, तो आत्मचिंतन करने से ही उसका तमोनेस खत्म होके सतो आ जाएगा, क्योंकि आपको शुद्ध विचार, सुंदर विचार लेते जाना है, उसका चिंतन करते जाना है। बिल्कुल। ये चीज़ है। ये जो नेगेटिविटी है, सी हम खुद को मतलब हमारे साथ जो नेगेटिविटी हमेशा चलती है उसको हम पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, बट हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में जो नेगेटिविटी ये है, आसपास या आपका घर वाला, आपका पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, रिलेटिव भी हो, उसको चेंज करने का चाबी भगवान ने किसी को नहीं दिया है। ये लॉ में नहीं है। ओनली ही हैज़ गिवन टू यू टू चेंज योर सेल्फ। बट अभी सोसाइटी में तो यही हो रहा है कि लोग खुद के अलावा सबको चेंज करना चाहते हैं। हाँ, तो वो ही तमो अवस्था है। ये आत्मा की तमो अवस्था, और एक काल चक्र में जो युग है वो भी तमो अवस्था वाली है, कलयुग। तो उसका प्रभाव है। ये जो कॉन्सेप्ट है, यही मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए जब ग्लोबल समिट के लिए मुझे रीच किया गया, मुझे कहा गया, तो मुझे ये था कि अगर पॉजिटिविटी हमको ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने साउथ एशियन कंट्रीज़ भी मेरा जाना हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाना हुआ है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुझे समझ में आया वो ये कि कहीं पर ये पॉजिटिव एनर्जी जो हम तलाश कर रहे हैं, वो यहीं पर एक तलाश मेरी ख़त्म होती है। क्योंकि वो मैंने कहा ना, सोसाइटी में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। देखिए, वो भूले हुए हैं, हमें उनके प्रति दया है। यू कैन नॉट से ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, ऐसा ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। उनको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज हो जाओ, उनके प्रति दया, प्रेम, करुणा आप बरसाइए, और थोड़े जब तक उसको एहसास होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो भूला हुआ है, रात में भटका हुआ है, तो वो कहाँ भटका हुआ है, बहुत दूर है आपसे, तो उसको आवाज़ दे के जब तक आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती है, तब तक आपको आवाज़ देना है। एक बार उस तक आवाज़ पहुंचा तो वो तुरंत आपके पास भाग के आएगा। आप एनलाइटेड है तो वो एनलाइटेड हो जाएगा। ग्रेट। तो सबसे पहले वो ये है कि मुझे एनलाइटेड होना है, आवाज़ देना, बस और कुछ नहीं करना। यस, तो मुझे अपनी जो क्लासेस हैं उसमें हम एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं, परीक्षा के भय से बच्चों को मुक्ति कैसे दिला सकते हैं, जी। और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उनको सही मार्ग, सदमार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं। आप जगह हैं तो आपके पास आके व्यक्ति जगी जाएगा। बिल्कुल। वो फिर आप खुद ही सोते रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जागते हुए अनजागे हैं। बिल्कुल। वो चीज़ें हैं। तो चलिए, डॉक्टर अक्षिता जी, आपसे बातें करके आत्मचिंतन का सुंदर अनुभव हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सोसाइटी के लिए, और जो लोग आपको सुन रहे हैं अभी, उन सभी के लिए। जैसे भाई ने बहुत खूबसूरत बातें अभी कही हैं, बहुत प्यारी बातें, और वो सत्य बातें। कुछ बातें क्या होती हैं, खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, लेकिन सत्य नहीं होती है। सत्य बात जो उन्होंने कही है कि आत्मचिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव सोचना अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाता का भाव रखना ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेट होना दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैसेज भाई बोल रहे हैं कि मैसेज, वो मैं यही कहूँगी, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, भरोसा रखिए, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म आप आने वाले जीवन में, और न केवल इस जीवन में, जब आप अगला जो जीवन लेंगे वो जीवन में आप स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं, या अच्छा जीवन आप कैसे ले सकते हैं, वो कर्म जब आप करें तो वो सब कुछ ध्यान में रख कर ही करें। आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो देखें, किसी को प्रेम दे रहे हैं तो सोचें, सम्मान दे रहे हैं तो सोचें कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगले जन्म में भी आप लेकर जाएंगे। तो पॉजिटिव हमेशा रहें।
जी डॉक्टर अक्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। और चलिए मित्रों, हमारी ओर से डॉक्टर अक्षिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं उनके इस न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू लाइफ जो लाइफ में लाइफ उनको मिला है, तो उस Thank लाइफ you. को वो एनलाइटेड करें और आप उनके साथ जुड़े तो आप भी एनलाइटेड हो। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।